स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने महाजनपदकालीन गणराज्यों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन उससे आगे चलते हैं और वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आते हैं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। जो ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है, ये तात्कालीन सामाजिक जीवन की प्रमुख आधार थे। तात्कालीन सामाजिक जीवन के प्रमुख आधार कौन कौन से थे? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। उसके बाद में आएगी आपके संस्कार व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋण, पंच महायज्ञ, फिर परिवारों में महिलाओं की स्थिति और सबसे अंतिम में आएंगे विवाह। तो ये सारी चीजें अपन वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की विशेषताओं में चर्चा करेंगे। तो इन सबको अपन एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आज अपनी हेडिंग डालते हैं वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की विशेषताएं। वैदिक काल में अपने सामाजिक जीवन की क्या क्या विशेषताएं, इन सब में अपन क्रमानुसार क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, नंबर 2 पर अपने आश्रम व्यवस्था, नंबर 3 पर संस्कार व्यवस्था, नंबर 4 पर अपने आएगा पुरुषार्थ, नंबर 5 ऋण, नंबर 6 पर पंच महायज्ञ और नंबर 7 पर अपने आ जाएगा परिवार व महिलाओं की स्थिति और नंबर 8 पर अपन पढ़ लेंगे विवाह, यानी विवाह के प्रकार। लिख लेते हैं विवाह के प्रकार। तो इन सब का अध्ययन अपन वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की विशेषताओं में करेंगे। कौन कौन से? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण थे और आश्रम व्यवस्था में भी 4 आश्रम थे, इनका अध्ययन करेंगे। अपने जो यहाँ पर 12वीं तक का सब्जेक्ट है इतिहास, हालांकि ये पूरा टॉपिक आपके समाजशास्त्र का टॉपिक है, ठीक है, और इतिहास में केवल वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था से ही प्रश्न बनेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संस्कार, वैसे तो 16 संस्कार होते हैं, इसमें केवल अपने को नाम ही दे रखे हैं। अपन नाम के आगे ये देख लेंगे, क्योंकि नाम ऐसे याद नहीं होंगे, नाम के आगे उनके कार्य देख लेंगे कि इस संस्कार में क्या होता था। उसके बाद में अपने को दे रखे हैं 4 पुरुषार्थ, 3 ऋण, पंच महायज्ञ से नाम से ही पता चल रहा है आपको, 5 यज्ञ, परिवार में महिलाओं की स्थिति। भाई परिवार में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, परिवार किस प्रकार के थे, और विवाह के प्रकार दे रखे हैं 8, 4 मान्य विवाह और 4 अमान्य विवाह। तो इन सब का अध्ययन आज अपन वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की, तो यहां पर अपने हो जाएगा तात्कालीन समाज के आधार। तात्कालीन समाज के आधार कौन कौन से थी? नंबर 1 वर्ण व्यवस्था और नंबर 2 थी आपके आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था तात्कालीन समाज की आधार थे। तात्कालीन पूछ ले जाए आपके तात्कालीन समाज का मतलब उस समय का समाज, यानी वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज के आधार क्या थे, यानी वैदिक कालीन समाज बनता कैसे था? वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था से बनता था। तो अब अपन पहली हेडिंग डालते हैं वर्ण व्यवस्था और अपन आगे काम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था होती क्या है। तो नंबर 1 हेडिंग डालिए आपके वर्ण व्यवस्था। इसको भी साफ कर दूं, ये लो। तो यहां डाल लेते हैं अपन वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां पर आ रखा है।
वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां पर आ रखा है? तो पहला वेद कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर किसकी बात कर रखी है? वर्ण व्यवस्था की बात कर रखी है। वापस ध्यान से सुनो, उल्लेख कहां पर आ रखा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था की चर्चा रखी है, यानी वर्ण कैसे बनी उसमें बता रखा है कि एक, हालांकि ये बात पहले अपन ने जब ऋग्वेद पढ़ा था तब बता दी थी, लेकिन एक बार वापस ध्यान से सुन लो कि एक आदि पुरुष या उसका नाम आता है परम पुरुष, जिसे अपन कहते हैं ब्रह्मा। तो आदि पुरुष, परम पुरुष या ब्रह्मा के मुख से, चलो अपन एक बना ही लेते हैं। ये अपने बन गए जिनके एक तिलक है और ये बन गए इस्तेमाल करते हुए आदि पुरुष। ये इनके हो गए हाथ और ये इनके हो गए पैर। ठीक है, यहां पर इस आदि, ये अपने कौन हो गए? आदि पुरुष या ब्रह्मा या ब्रह्म पुरुष, यानी आदि पुरुष का मतलब जहां से मनुष्य की शुरुआत होती है। आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, आदि पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय, आदि पुरुष के जंघों से वैश्य और आदि पुरुष के पैरों से शूद्रों की रचना हुई। वापस ध्यान से सुनो, ये अपना आदि पुरुष हो गया। आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की, आदि पुरुष के भुजाओं से क्षत्रियों की, आदि पुरुष के जंघों से वैश्यों की और आदि पुरुष के पैरों से शूद्रों की रचना हुई। ये लोग, ये अपने आदि पुरुष बन गए और ये अपने संरचना कर दी। कहां पर उल्लेख आ रखा है? तो याद रखना है ऋग्वेद के 10वें मंडल के। अब अपन देखते हैं कि इनका काम क्या है। जैसे यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बन गए और इनके क्या क्या कार्य है। सबसे पहला कौन सा वर्ण बन गया? ये अपन वर्ण यहां डाल देते हैं और यहां एक लाइन बना दी। सबसे पहला कौन हो गए? ब्राह्मण। क्या काम हो गया? अध्ययन और अध्यापन, यानी क्या हो गया? पढ़ना और पढ़ाना। ये किसके कार्य हो गए? यहां पर लिख देते हैं कार्य। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के कार्य क्या थे? अध्ययन और अध्यापन। उसके बाद नंबर 2 पर कौन आ गए भाई? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या हो गया? राष्ट्र की रक्षा। नंबर 3 पर कौन आ जाएंगे? वैश्य क्या हो गया? व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य किसका कार्य हो गया? वैश्य का। और नंबर 4 पर कौन हो गए? शूद्र का कार्य क्या हो गया? सेवा। किसकी सेवा? समाज की सेवा कह सकते हैं या उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया? इन 4 वर्णों के कार्य कौन कौन से? देखो, ब्राह्मण के अध्ययन अध्यापन, क्षत्रियों का राष्ट्र की रक्षा, वैश्य व्यापार और वाणिज्य, शूद्र की सेवा। अब अगर मैं बात करूं इनके पास में बल कौन कौन से थे? ब्राह्मण के पास में बुद्धि बल, यहां क्षत्रिय के पास में भुजबल यानी भुजाओं में बल, भुजबल, वैश्य के पास में धन बल और शूद्र के पास में सेवा बल। देखो कौन कौन से हो गए? ब्राह्मण के पास में बुद्धि बल और क्षत्रिय के पास में भुजबल। भुजबल का मतलब क्या हो गया? भुजाओं के अंदर बल। वैश्य के पास में धन बल। अगर आपको पूछ ले भी इनके पास में बल क्या क्या थे, यानी शूद्र के पास में आ जाएगा सेवा बल। अगर बल नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के बल है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बलों के कारण ही वो कार्य करते हैं। भाई जैसा जिसमें सामर्थ्य होगा वैसा ही वो कार्य करेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति पास में बुद्धि बल है तो वो ब्राह्मण बनेगा, अगर उस व्यक्ति के पास में भुज बल है तो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा। तो अपने यहाँ पर एक स्थान पर वर्ण लिखे है, दूसरे स्थान पर कार्य लिखे, फिर बुद्धि लिखी। इससे एक बात का पता चलता है कि वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति आधारित न होकर कर्म आधारित थी। तो ये भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, यानी कोष्टक में लिख देंगे जाति आधारित नहीं थी। भाई जब भी तो कर्म आधारित थी,
जाति आधारित होने का मतलब क्या हो गया, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनना, जैसे वर्तमान में जातियां होती है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय है, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र है। लेकिन उस काल में ऐसी नहीं थी। किसके आधारित थी, कर्म के आधारित थी। जैसा कर्म करेगा, यानी जैसा व्यक्ति में बल रहेगा, भाई सीधी सी बात है, कर्म करेगा कैसा, जैसा बल रहेगा वैसा ही तो वो कर्म करेगा। अगर किसी के ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और उसके अंदर भुजबल है, बड़ा हुआ तो पता चला उसमें भुजबल है, बुद्धि बल कम है लेकिन भुजबल अधिक है, तो उस काल में, कब काल में, वैदिक काल में, वो क्या बन जाता था, क्षत्रिय बन जाता था। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकता था और वैश्य भी ब्राह्मण या शूद्र भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता था। किस काल की बात कर रहे हैं अपन, वैदिक काल की। तो इसके कुछ उदाहरण भी है। कौन कौन से उदाहरण है, एक तो देखो सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में क्या रखा है, व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु कर्म से ब्राह्मण होता है। क्या रखा है, व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु कर्म से ब्राह्मण होता है। जन्म से वो ब्राह्मण नहीं होता है, वो कर्म करेगा। कर्म कैसा करेगा, अध्ययन और अध्यापन, ये कर्म करेगा तो ब्राह्मण है। और पूछ ले जाए बल कौन सा है उसके अंदर, बुद्धि बल है। उसके बाद में एक और उदाहरण आ रखा है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण के कर्ता यानी बनाने वाला कौन है, महिदास। महिदास की माता इत्रा। महिदास की माता का क्या नाम है, इत्रा, जो शूद्र वंश से थी। इत्रा थी, वो खुद क्या थी, शूद्र थी। लेकिन इसके पुत्र महिदास ने किसकी रचना की, ऐतरेय ब्राह्मण की रचना की। ठीक है ना। जब ऐतरेय ब्राह्मण की रचना की तो महिदास की जाति क्या हो, महिदास का वर्ण क्या हो गया, ब्राह्मण। और इसकी माता का वर्ण क्या हो गया, इसकी माता का वर्ण रह गया शूद्र। तो इसका मतलब शूद्र के घर में ब्राह्मण होना, ब्राह्मण के घर में वैश्य होना, वैश्य के घर में क्षत्रिय होना, ये यहाँ पर इस व्यवस्था में चलता था। तो इसके आधार पर अपन लिख सकते हैं कि एक परिवार में अलग अलग वर्णों के व्यक्ति भी हो सकते थे। बात आ गई क्या आपको समझ में, एक परिवार में अलग अलग वर्ण के व्यक्ति हो सकते थे। क्योंकि यहां पर जिस प्रकार, जैसे एक पिता है ब्राह्मण, उसके दो पुत्र हैं, एक के पास में भुजबल ज्यादा है और एक के पास में सेवा बल है। तो जिसके पास भुजबल है वो तो क्या बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। जिसके पास सेवा बल है वो क्या बन जाएगा, शूद्र बन जाएगा। और उसके पिता क्या रह जाएंगे, ब्राह्मण। तो एक ही परिवार के अंदर चारों वर्ण के व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। वर्ण व्यवस्था को बहुत ईजी है, बस एक दो बार आपको इसको पढ़ना है, आपको याद हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था उल्लेख कहां पर आ रखा है, उल्लेख आ रखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। उल्लेख आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जिह्वाओं से वैश्यों के, पैरों की जगह आपके पाद भी लिखा सकता है। इसका संस्कृत में पाद अनुवाद होता है। शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु कर्म से ब्राह्मण होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के कर्ता महिदास की माता जो इत्रा थी, वो भी क्या थी, शूद्र थी, लेकिन महिदास क्या था, ब्राह्मण था। एक परिवार में अलग अलग वर्णों के व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब देखो एक अंतिम पॉइंट इसका लिख लेते हैं, उद्देश्य, कि इसका उद्देश्य क्या था। जो अपन ने यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार समाज के उपयोगी बनाना। तो यहाँ लिख लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर समाज के उपयोगी, समाजोपयोगी बनाना। ये किसका उद्देश्य था, वर्ण व्यवस्था का। देखो यहां कैसे बनाना, भाई जिसके पास बुद्धि बल है उसको ब्राह्मण बनाना। अगर बुद्धि बल वाले को क्षत्रिय बना दे तो क्या होगा, वो देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसके पास बुद्धि तो है लेकिन भुजबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, यानी इस व्यवस्था से क्या होता था कि जिसके पास में जो बल है वही बनाना। तो देखो आज के आधुनिक विचारों से कितना मेल खाता था ये वर्ण व्यवस्था का विचार।
तो आधुनिक विचार से ये मेल नहीं खाता है, अपने आधुनिक विचार इससे मेल खाते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था आज से लगभग 3000 साल पहले लिख दी गई थी, लेकिन उसके विचार देखो कितने आधुनिक है। वो ध्यान रखना, एक बार इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में अपन अगली व्यवस्था देखते हैं, आश्रम व्यवस्था। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब आप आगे देखें तो दूसरा आएगा आपने आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। अब अगर बात आती है सर वर्ण व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो खराब कैसे हो गई, क्या समस्या आ गई? धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था किसमें परिवर्तन होने लग गई, क्रम आधारित से जाति आधारित। आगे अपने टॉपिक दे नहीं रखा है, लेकिन आगे आएगा एक सूत्रकाल। सूत्रकाल कौन सा? जिसमें अपने महात्मा बुद्ध का काल आता है। उसके अंदर क्या होता है, यानी महाजनपद के लगभग समकालीन या उसके बाद का समय, उसमें ये जाति आधारित हो जाती है। तो जब सूत्रकाल आता है तब इस वर्ण व्यवस्था में गिरावट आती है, ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो जाती है, और ये अपने गुप्त काल आके आते तो ये पूर्ण रूप से जाति आधारित हो जाती है। अब अपन नंबर 2 पर लिख लेते हैं अपनी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या थी पहले तो बताओ, कितने आश्रम थे? 4 आश्रम। कौन कौन से? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम, और नंबर 4 अपने संन्यास आश्रम। देखो थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन है कि अपने को क्या बताया जाता है किताबों में भी कि ये 0 से 25, 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100, इस प्रकार। लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं था। जब अपन समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होता था। पहला आश्रम कब शुरू होता था? जब पहला आश्रम जाने के लिए बालक लायक हो जाता था। जब तक लायक नहीं होता, अब वो लायक कब होता था ये उस बच्चे पर डिपेंड करता था। अगर बच्चे का बौद्धिक बल ज्यादा है तो जल्दी शुरू हो सकता है, लेकिन अगर वो मंद बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है तो थोड़ा लेट होगा, मंद बुद्धि का है तो और लेट होगा। तो जन्म से शुरू नहीं हो जाता था ये ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम होता था शुरू जब बालक परिपक्व होना शुरू हो जाता था। तो बालक जब आयु इसके लायक हो जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम के, तभी ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाएगा। अध्ययन करने के लिए वो अकेले माता पिता को छोड़कर गुरु के आश्रम में रह जाएगा, तब ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होगा। नंबर 2 पर गृहस्थ आश्रम, जब यहाँ पर विद्या पूर्ण कर लेगा, अब पूर्ण कर लेगा। अगर वो भाई अपन ने कहा था तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक है, तेज बुद्धि वाला, अपन कहते हैं जैसे अपनी शाब्दिक भाषा में होशियार बच्चा है, वो क्या करेगा, जल्दी पूर्ण कर लेगा। लेकिन मंद बुद्धि वाला थोड़ा लेट पूर्ण करेगा। तो इसकी क्या है, ये निर्धारित नहीं है कब पूरा होगा, ऐसा नहीं है 26 का होते ही उसके ये कंप्लीट हो गया। जब तक आश्रम में शिक्षा पूरी नहीं करेगा तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और ब्रह्मचर्य जब शिक्षा पहले पूर्ण कर ली तो वो पहले गृहस्थ आश्रम में आ सकता है। तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना, अभी तो अपने को ये लिखना ही नहीं है कि किस उम्र से लेकर किस उम्र तक ये आश्रम होते थे, और ना ही आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में तो आपको लिखना है विद्या आरंभ से गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू हो जाएगा और विवाह से गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा। अब उसकी आयु निश्चित होना है, वर्तमान में भी ये आयु निश्चित नहीं है। जब भी विवाह करना है इस आयु से पहले नहीं कर सकते, बाद में तो चाहे से करो, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनकी आयु पूर्ण रूप से फिक्स नहीं थी। अच्छा, सबसे पहले अपन ने जब पहला पढ़ा था वर्ण व्यवस्था, उस समय भी कहा था अपने समाज के 2 आधार है। कौन कौन से समाज के 2 आधार? एक तो आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। तो ये आश्रम व्यवस्था भी समाज का मुख्य आधार थी। अब बात आती है कि अपने उल्लेख कहां पर आ रखा है, तो उल्लेख स्मृति ग्रंथों के अंदर आ रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आ रखा है अपने उपनिषदों के अंदर। 2 उपनिषदों की चर्चा होती है, एक तो छांदोग्य उपनिषद और एक जबालोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 ही अपने आश्रम व्यवस्था की बात कर रखी है, लेकिन जबालोपनिषद में 4 आश्रमों की बात कर रखी है। अगर पूछ लिया जाए इस आश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख कहां मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में पहला उल्लेख मिलता है। लेकिन 4 आश्रमों का पहला उल्लेख कहां पर मिलता है, तो जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चौथा आश्रम कौन सा जुड़ा गया? संन्यास आश्रम जुड़ा गया। तो एक एक आश्रम को अपन यहां पर लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लिख लेते हैं उल्लेख। उल्लेख कहां पर आ रखा है? वैसे तो स्मृति ग्रंथों में भी आ रखा है, लेकिन अपन यहां पर लिखेंगे उपनिषद, स्मृति ग्रंथों और सूत्र साहित्य। चलो यहां लिख लेता हूं, स्मृति ग्रंथों और सूत्र साहित्यों में भी उल्लेख आ रखा है, लेकिन अपने को किससे देखना है? उपनिषद से। कौन कौन से उपनिषद से? एक तो छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है आपके जबालोपनिषद।
उपनिषद, इन दो उपनिषदों के अंदर इनका उल्लेख आ रखा है। यहां लिख देता हूं उपनिषद। देखो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले उल्लेख आया, लेकिन कितने आश्रमों का उल्लेख आया? 3 आश्रमों का। तो सबसे पहले उल्लेख, परंतु प्रथम 3 लिख देता हूं, प्रथम 3 आश्रम का ही उल्लेख आ रखा है। जबालोपनिषद में क्या होता है? सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख। ये 2 प्रश्न अपने तैयार हुए। कौन कौन से? भाई पूछ लिया जाए पहला उल्लेख कहां रखा है, तो भी छांदोग्य उपनिषद के अंदर आ रहा है, लेकिन चारों आश्रमों का पहला उल्लेख कहां रखा है? जबालोपनिषद के अंदर। अगर ये ना पूछे, ये पूछ ले कि केवल चौथा आश्रम कौन सा हो गया? अपने संन्यास आश्रम आगे आएंगे, अपन लिखेंगे इनको। चौथा आश्रम हो गया संन्यास आश्रम, कि संन्यास आश्रम का पहला उल्लेख कहां पर आ रखा है? तो जबालोपनिषद के अंदर आ रखा है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से अपने आश्रम यहां बना दूं क्या? ये सबसे पहले ये आश्रम हो गया, आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से शुरू नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर किताबों ने आयु इसकी निश्चित कर दी 25 वर्ष की आयु तक। अब विद्यारंभ से 25 वर्ष की आयु तक। गृहस्थ आश्रम कौन से संस्कार से शुरू होगा? आगे जब संस्कारों की चर्चा करेंगे तब और इसकी चर्चा करेंगे। एक पाणी ग्रहण संस्कार आएगा जिसका आधुनिक नाम विवाह संस्कार है, उससे गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। पाणी ग्रहण संस्कार उसका सही नाम है। वानप्रस्थ आश्रम, यानी अपने आगे इन चारों की चर्चा करेंगे तब और देखेंगे। और संन्यास आश्रम चौथा हो गया जो अंतिम आश्रम है। अब अपने आगे देखो, यहां पर अपन इसके उद्देश्य देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है? भौतिक, यह व्यक्ति के लिख देते हैं, व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों का समन्वयीकरण करना। क्या हो गया? व्यक्ति के भौतिक किस में होगा? अपने ब्रह्मचर्य। सामाजिक, भौतिक और सामाजिक दोनों कहां पर होंगे? यहां पर गृहस्थ में। नैतिक कहां पर होगा? इन तीनों के अंदर, लेकिन प्रश्न में कौन सा गया? वानप्रस्थ। और आध्यात्मिक, इन चारों ही, आध्यात्मिक कहां पर होगा? इन चारों के अंदर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों में इन लक्ष्यों की पूर्ति, चारों का समन्वय करना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य है। अब देखो, चारों आश्रम की बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम शुरुआत कहां से होती थी? जब बच्चा विद्या आरंभ करने जाता है, यानी उपनयन संस्कार के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाती थी। वो द्विज बन जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम यानी आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करता था, यानी गुरु के पास में रहकर शिक्षा का अर्जन करता था। मूलतः शिक्षा क्या हो गई? वेदों का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, ब्राह्मणों का अध्ययन करना, ये सब इनके अंदर होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर भिक्षा लाकर भोजन करना, गुरु के लिए भिक्षा लाना, यह इस प्रकार की व्यवस्था होती थी आश्रम व्यवस्था के अंदर। तो पौराणिक ब्रह्मचर्य व्यवस्था हो गई अपने विद्यालयी शिक्षा। गृहस्थ आश्रम, जब बच्चा होता था अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेता था तब गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। गृहस्थ आश्रम शुरू कब से होता है? जब बालक होता है, विद्या पूर्ण कर लेता था और उसका पाणी ग्रहण संस्कार यानी उसका विवाह संस्कार होता था, तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। उसके बाद वानप्रस्थ, जब यहाँ पर वो अपने सारे सामाजिक दायित्वों, पुत्र के प्रति सारे सामाजिक दायित्व पूर्ण कर लेता था या परिवार के प्रति अपने सारे सामाजिक दायित्व पूरा कर लेता था, तो वो परिवार से थोड़ा विरक्त हो जाता था और
स्वयं का ध्यान सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू कर देता था। यानी अब अपन ये कह सकते हैं पुत्र का विवाह हो गया और उसके गृह कार्य यानी अपने वो कमाने लग गया, तो अब धीरे धीरे जो पिता होता है धीरे धीरे अपना ध्यान घर से हटा लेता है और कहां पर लगा लेता है, सामाजिक कार्यों में लगा लेता है। अभी ये सामाजिक घर छोड़ा नहीं है, पुत्र का मार्गदर्शन करता रहेगा, लेकिन ध्यान ज्यादा कहां पर रखेगा, सामाजिक कार्यों में अधिक ध्यान रखेगा। वो किस में आएगा, वानप्रस्थ में। आयु निश्चित नहीं है, 50 भी हो सकती है, 55 पर भी ले जा सकता है, वो उसके अनुसार रहेगा भाई उसने गृहस्थ आश्रम पूर्ण कब किया है, ठीक है। और उसके बाद अंतिम समय जब सामाजिक दायित्व पूर्ण रूप से पूरे हो जाए, पारिवारिक सामाजिक दायित्व और समाज के सामाजिक दायित्व भी पूर्ण रूप से हो जाए, तब वो क्या करता था, अपने समाज से मोह त्याग कर लेता था और अपने भगवान की आराधना करने लग जाता था। और वही क्या है, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब अपन ने ये नहीं लेना है कि पूर्ण रूप से घर को छोड़ दिया, घर में बैठकर भी संन्यास आश्रम हो सकता है, यानी वो पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो जाता था, भगवान की आराधना में लीन आ जाता था, उसे अपन संन्यास। अब वो ना तो समाज में ध्यान देता, ना ही घरेलू कार्यों में ध्यान देता, वो पूर्ण रूप से ध्यान कहां पर देता, पूर्ण रूप से ध्यान देता अपने भगवान की भक्ति के अंदर, भगवान की आराधना के अंदर। अगर मैं यहां पर कहूं इसका लक्ष्य क्या हो जाता था, अब मोक्ष की प्राप्ति। आगे अपन पुरुषार्थ पढ़ेंगे तो मोक्ष को पढ़ेंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति यहां हो जाता था, ठीक है। तो ये यहां पर संन्यास आश्रम, तो चारों आश्रम समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको यहां लिखना है तो अप्रोक्स ये 25 वर्ष की आयु तक होता था, ये 26 से 50 वर्ष की आयु तक होता था। अप्रोक्स बता रहा हूं, निश्चित समय नहीं है, वैसे कई स्थानों पर लिखा हुआ मिलेगा 100 वर्ष की मानव की आयु मानकर इसे 25-25 भागों में बांटा गया। लेकिन आज अपन भी समझते हैं आयु बराबर होने के साथ यहां पर बुद्धि बराबर नहीं होती, लेकिन पहले काम केवल बुद्धि से होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम तभी पूरा होगा जब आपने शिक्षा पूर्ण कर ली है। और यहां मान लिया जाता था 51 से 75 और ये 75 से प्लस जितने साल वो जीवित रहे, तो इस प्रकार यह आश्रम व्यवस्था चलती थी। एक और नाम आता है अपने जीएस पांडे। जीएस पांडे क्या कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, पूरक है। आश्रम व्यक्ति को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, वहीं वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के क्रमबद्ध विकास का सोपान तैयार करती है। ये कथन किसका है, जे.एस. पांडे का। जे.एस. पांडे क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, वहीं वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के क्रमबद्ध विकास का सोपान तैयार करती है। ये कथन किसका है, जे.एस. पांडे का। तो आपको एक ही कथन आपको यहां पर याद करना है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। आश्रम व्यवस्था को उल्लेख कहां रखा है, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ और सूत्र साहित्यों में। स्पष्ट उल्लेख उपनिषदों के अंदर आ रखा है। 2 उपनिषदों के नाम याद रखना है, छांदोग्य उपनिषद और जबाल उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में पहले 3, ये पहला उल्लेख आया है, लेकिन पहले 3 आश्रम का ही उल्लेख है। लेकिन जबाल उपनिषद में चौथे आश्रम का भी उल्लेख। आपको पूछ लिया जाए चारों आश्रम के उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलते हैं, तो आप कहोगे जबालो उपनिषद के अंदर मिलते हैं। कितने आश्रम थे, 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबके अलग अलग कार्य थे, अपन ने चर्चा कर लिए। उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों का समन्वयीकरण करना। जे.एस. पांडे क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था और समाज व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो आश्रम व्यवस्था जहां व्यक्ति को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, वहीं वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के क्रमबद्ध विकास का सोपान तैयार करती है। तो ये हो गए आपके 2 व्यवस्थाएं। और अब संस्कार व्यवस्था से लेकर विवाह व्यवस्था तक, यानी संस्कार से विवाह तक अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में अपन इन सारे की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, अध्ययन करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।